गुड गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो गए सब लोग, उम्मीद करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टाइप 2 की। आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ रहा होगा, आज का क्लास का टाइप है वो हमारा परसेंटेज टाइप 2 का है। और टाइप 1 में हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चंस पढ़े हैं। और टाइप 1 को हमने आपको दो पार्ट में बताया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा परसेंटेज टाइप 1 कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों ने उसका नोट्स बनाया होगा। और नोट्स बना के उसका रिवीजन आप लोगों ने 2-3 बार जरूर किया होगा। और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर आपका जो भी नेक्स्ट पेपर में अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाते हो किसी चीज को तो आपको आसान लगता है, और जो चीज आप नहीं समझते हो वही चीज आपको टफ लगता है। आसान सी चीज अगर आपको समझ नहीं आता है तो वो टफ लगता है, और टफ अगर कोई चीज है अगर वो आपको समझ आ जाए तो आपको बहुत आसान लगता है। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, कुछ भी टफ और आसान नहीं है। बात सिर्फ इतना ही है कि आप कितना समझते हो। हमारे लिए वो चीज आसान है, आपके लिए टफ है। इस बात का मतलब है कि सिर्फ समझ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन टफ और इजी नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा वक्त हम आपका नहीं लेते हैं और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइम हम लोग के पास कम रहता है और उसी में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है अभी। और क्लास जैसे चल रही है वैसे हम लोग अभी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। परसेंटेज टाइप 2 की हम बात कर रहे थे, तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं कि परसेंटेज टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देन हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं रफ पेज ले लेता हूं, यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और देन हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, कल मैंने कहा था कि आप लोग सीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। सीआई का मतलब आप समझ रहे हो? सीआई मतलब बोलो, सीआई मतलब क्या? कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर रहा था। कलर दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? ये ठीक है। मत बोलो मत बोलो, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है जो भी बच्चा बोल रहा है, ठीक है। देखो, अगर मैं सीआई की बात करूं तो बेसिकली आपको कुछ टर्म्स के बारे में पहले जानना होगा। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिखता हूं। फर्स्ट आपका टर्म होता है पी। पी मतलब, पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आप लोग मेरी बात को सुनना, मैं बस सिंबल लिखूंगा, टाइम बचेगा। पी फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। अब आप सबको पता है कि मूलधन का मतलब होता है, मूल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, और धन मतलब अमाउंट। तो जो ओरिजिनल अमाउंट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं और हिंदी में उसको मूलधन बोलते हैं। तो एक टर्म तो था आपका पी, जिसके बारे में आपने जाना। इसके बाद एक और टर्म होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपने देखा होगा कि वो परसेंट में होता है, ठीक है। तो आर परसेंट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर। आप उसको लिख सकते हो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मूलधन, और हिंदी में जिसको लिखना है आर परसेंट, यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद एक और टर्म होता है आपका टी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम, यानी टाइम मतलब समय। समय को हम लोग ईयर में बात करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फॉर्मूला अगर जो भी आता है तो उसमें हम लोग टी मतलब ईयर में लेकर चलते हैं, सालाना टाइम को लेकर चलते हैं। इसके बाद आपका एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं ए। ए का फुल फॉर्म होता है आपका अमाउंट, और अमाउंट का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अब आप नाम से समझो कि जो आपका अमाउंट है ए, ए मतलब होता है आपका अमाउंट। तो मिश्रधन क्यों होता है? इसमें धन दो तरह का आपको दिखाया जा रहा है, एक मूलधन और एक मिश्रधन। तो क्या डिफरेंस है मूलधन और मिश्रधन में, ये पहले समझते हैं। देखो, अगर सपोज करो कि आप बैंक जाते हो, ठीक है, और आपके पॉकेट में 10,000 रुपया है, तो आप चाहते हो कि चलो इस 10,000 रुपए को लेकर और हम बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। तो जमा करने जब जाओगे तो वहां पे दो तरह की बातें की जाती हैं। एक की जाती है आरडी और एक होता है एफडी। जैसा आपने नाम सुना होगा, आरडी हम कर रहे हैं या एफडी कर रहे हैं। तो देखो, आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है आवर्ती जमा योजना, जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपना एक अकाउंट खोल लेते हो और पर मंथ के हिसाब से, जैसे मान लो कि आपने ये खोल लिया है कि अकाउंट की, चलो हम पर मंथ 1,000 रुपया जमा करेंगे, तो आप हर महीने बैंक में 1,000 रुपया जमा करते हो। ज्यादातर पोस्ट ऑफिस वगैरह में लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन जब हम
फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग अपना टोटल अमाउंट, जैसे मेरे पास 10,000 रुपए है, उसको डायरेक्टली ले जाकर हम बैंक को एक बार में दे देंगे 10,000, और उसके बाद हमें उसमें जमा नहीं करना होगा। बस हम उसको ये बोल देंगे कि सर हमारा ये 10,000 रुपया है जिसका एफडी करना है, और उसका हम टाइम उसको बता देंगे कि सर हमें 5 साल के लिए एफडी करना है, या 4 साल के लिए करना है, या 2 साल के लिए करना है, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा। तो हर बैंक अपना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। आपको पता है ना कि जब आप पैसे एफडी करोगे बैंक में, तो जितना जमा करोगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि बैंक आपके पैसे पर ब्याज देता है। तो आप खुद समझो कि अगर आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा आपका पैसा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। और दूसरा फैक्टर आपका जो टाइम है, जितना ज्यादा समय के लिए आप बैंक में जमा करोगे आपका जो ब्याज होगा वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे थे कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। तो अमाउंट का मतलब होता है कि पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस ब्याज। मतलब कि अगर बैंक में आप जमा कर रहे हो तो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट देता है। मैं आपको अभी डिफरेंस भी बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने लिखा पी प्लस सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया। तो देखो आपका जो मूलधन है और प्लस ब्याज जब एक साथ जुड़ जाता है और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। तो बोलो हम इस फंडे को लिख सकते हैं कि ए बराबर होगा पी प्लस सी आई के। यस और नो? अब आंसर करो आप लोग कि इतनी बातें आप लोग को समझ आया? जी सर। हाँ जी सर। क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। जो भी बैंक आपको ब्याज देगा वो मूलधन में जोड़ दोगे तो दोनों मिलकर आपका बन जाता है क्या? मिश्रधन। अब हम बात करते हैं कि जो बैंक हमको सीआई और एसआई की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपने माइंड में सेट कर लो कि जो बैंक आपको ब्याज देता है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज नहीं देता है। कौन सा ब्याज देता है? चक्रवृद्धि ब्याज से आपके पैसे बढ़ते हैं। तो एक चीज आप मुझे बताओ, साधारण ब्याज में ब्याज ज्यादा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में? किस में ज्यादा मिलेगा ब्याज? चक्रवृद्धि में। चक्रवृद्धि ब्याज में। अब मैं पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ज्यादा होता है और साधारण ब्याज में ब्याज कम होता है, ऐसा क्यों? तो उस बात को ही हम लोग समझते हैं डीप में, और उसके बाद और भी चीजें। अभी तो मैं ब्याज का डिस्कशन कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग आएंगे कि परसेंटेज में इसको कैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे एसआई और सीआई। दो मैं कॉलम बनाता हूं। एक तरफ मैंने लिखा एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और इधर मैं लिखता हूं सीआई जिसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अभी कॉन्सेप्ट केवल समझना है, कॉपी पेन से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना बाद में। देखो अगर मान लो कि आपके पास 10,000 रुपया है, तो जो 10,000 रुपया है उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। बोलते जाओ। आपके पास 10,000 रुपया है तो आप कह सकते हो कि वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000। बोलो कुछ। यस सर। जी सर। ठीक है। अब मान लो कि वो 10,000 रुपया आपने क्या किया कि एक बैंक में ले जाकर जमा कर दिया। अब मान लो कि वो बैंक का नाम है एसबीआई। आप लोग एग्जांपल से जब समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एसबीआई एक बैंक है, जिस बैंक में आप जाते हो 10,000 रुपया आप जमा करते हो। ये बैंक कहता है कि मैं आपको 10% का ब्याज दूंगा, 10% पर ईयर। आप समझना, यहां पे मैं लिखता हूं पर ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बैंक आपको एक साल में कितना परसेंट ब्याज देगा? 10% का ब्याज देगा। ठीक है। और आपने क्या किया कि उसको बोला कि सर ये पैसा मेरा 2 साल के लिए आप रख लो। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। 2 साल के लिए आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो बात हम कर रहे हैं किसकी? एसआई की, नॉट सीआई। सीआई का डिस्कशन हम लोग वहां करेंगे। बैंक वैसे आपको एसआई देता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हो ना? सीआई की बात करेंगे तो वो उसमें 100% रियल होगा। बट यहां पे देखो कि अगर आप 10,000 रुपया 10% के ब्याज की दर से 2 साल के लिए अगर आप किसी को देते हो और वो अगर ब्याज आपको साधारण ब्याज देता है तो पैसा आपका कितना होगा? देखो
ऐसे निकालो। अभी प्रैक्टिकली बात को समझो। मैंने यहां लिखा फर्स्ट ईयर और उसके बाद यहां लिखा सेकेंड ईयर। तो आपका जो 10,000 रुपया है, बैंक क्या करेगा कि इस 10,000 रुपए का 10% निकाल लेगा। अब मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि 10,000 रुपए का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 1,000। 1,000। तो वो बैंक क्या 1,000 करेगा कि आपका जो 10,000 रुपया था उसका 10% निकालकर आपके पैसे में जोड़ देगा, यानी कि 1,000 रुपया आपको ब्याज वो दे देगा। जब आपका वो पैसा 1 साल के बाद जब पूरा दूसरा साल पूरा कर लेगा, यानी 2 साल जब पूरा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि इतना ही ब्याज आपको फिर से और दे देगा 1,000 रुपया। तो इस तरीके से अगर आप 2 साल बाद जाओगे बैंक में, कहोगे कि मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, तो वो आपका ये टोटल ब्याज 2,000 रुपया जो आपका बना ये, और प्लस आपने जो पैसा जमा किया था 10,000, वो दोनों को जोड़ देगा और आपको कितना दे देगा? 12,000 रुपया दे देगा। 12,000 रुपया आपको रिटर्न करेगा। तो जो 12,000 रुपया रिटर्न करेगा, यही आपका पैसा जो है, ये कौन सा पैसा होगा? अमाउंट। अमाउंट जिसको बोलेंगे हम लोग मिश्रधन। तो प्रिंसिपल 10,000 था, लेकिन आपको फाइनल अमाउंट 12,000 मिला, तो आप कह सकते हो कि हमारा जो फाइनल अमाउंट है, यानी कि जो मिश्रधन है, वो 12,000 इसलिए हो गया क्योंकि वो बैंक हमें 10% के हिसाब से ब्याज दिया और हमने उस पैसे को 2 साल के लिए बैंक में रखा था। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे टाइम 3 साल कर देता तो इसमें क्या होता? 1,000 रुपया आपका और 1,000 प्लस हो जाता, यानी कि कुल मिला के आपका मिश्रधन जो होता वो 13,000 रुपया लग जाता। तो ये बताओ कि तुम एसआई का मतलब समझ पाए? बोलो। जी सर। सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो एक चीज यहां पे आप समझ लो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो साधारण ब्याज होता है, वो हर साल बराबर मिलता है। यानी कि अगर आपको पहले साल 1,000 मिला है तो दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा, और अगर तीसरे साल की बात करें तो भी आपका ब्याज 10,000 का कितना होगा? 1,000 रुपया ही होगा। यानी आप ये एक पॉइंट कह सकते हो कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? अब यही सेम क्वेश्चन को, सेम सिचुएशन को हम लोग लेकर आते हैं सीआई में, और फिर समझते हैं कि सीआई में ये जो हमारा मिश्रधन है 12,000, क्या सीआई में भी 12,000 होगा या इससे ज्यादा होगा या कम होगा? सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आओ यहां पे मैं लिखता हूं, पेन का मार्कर चेंज करने दो, कलर चेंज करने दो। कौन सा कलर लूं? चलो देखो, अगर मान लो कि इस बार मैं बात करता हूं सीआई का, ठीक है, और हमारे पास पैसा उतना ही है, कितना है? 10,000 रुपया। आपने बैंक में कितना जमा किया? 10,000। और बैंक मान लो कि इस बार HDFC बैंक है। कौन सी बैंक है? HDFC, क्योंकि SBI आपको साधारण ब्याज दे रहा है, हमने एग्जांपल में मान लिया। अब मान लो HDFC में आपने जमा किया, जो कि आपको कौन सा ब्याज देगा? CI में देगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट का परसेंटेज हमने रखा वही R = 10% पर ईयर। किसका है भाई? कौन रोड पे बैठ के पढ़ रहा है? इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, ये कुछ बच्चे डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया 10% पर ईयर। और आप बताओ कि ये पैसा मैं कितने साल के लिए जमा करूं? 2 साल के लिए जमा करूं यहां भी, क्योंकि 2 साल के लिए जी जमा सर। करेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 साल में कितने का अंतर आ रहा है, एसआई और सीआई में अंतर कितने का आ रहा है, वो भी समझ जाओगे। तो देखो यहां पे क्या करोगे कि जब आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल का ब्याज, और उसके बाद आप लिखोगे सेकेंड ईयर। इस बात को अगर समझ जाओगे तो आपको सीआई और एसआई में डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो सीआई में क्या होता है, वो बैंक क्या करेगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपया, उसका 10% निकालेगा और आपको दे देगा। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो आपको वो बैंक पहले साल में 1,000 रुपया दे देगा, ठीक है, जैसा कि आपको यहां भी उतना ही मिला था 1,000, और यहां भी आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 ही मिल रहा है, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 रुपया आता है। तो इसमें और इसमें पहले साल में कोई अंतर है? बताओ तो। नहीं। यहाँ पे एक बात मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 10,000 रुपया बैंक में एफडी करता हूं, और अगर वो बैंक आपको साधारण ब्याज के हिसाब से दे या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे, अगर हम पैसा 1 साल के लिए जमा करेंगे तो हमें अंतर 0 मिलेगा।
चाहे जी वो सर। बैंक साधारण Yes, ब्याज sir. के हिसाब से दे दे या चक्रवृद्धि ब्याज लगा के दे दे, 1 साल में तो उतना ही ब्याज बनेगा इधर भी और उधर भी। अगर आपका पैसा 2 साल के लिए रह गया बैंक में, तब दोनों में अंतर आएगा। और वो अंतर क्या आएगा तो देखो, जब आप सेकंड ईयर में आपका पैसा ये चला जाएगा बैंक के पास, तो वो क्या करेगा कि जो आपका मूलधन है उसका 10% फिर से निकालेगा और आपको फिर से 1,000 रुपया देगा। लेकिन इसमें और पैसे को बढ़ाएगा। और वो कहां से बढ़ाएगा, तो जो आपका पहले साल ब्याज मिला था कितने का, 1,000 रुपया, इसका भी 10% निकालकर आपको और उसमें प्लस कर देगा। यानी आप कह सकते हो कि ब्याज का भी ब्याज आगे जुड़ता जाएगा। बातें आ रही हैं समझ? तो Yes, sir. 10,000 का 10% निकालकर आपको 1,000 देगा, और जो आपका पहले साल में 1,000 रुपया बना हुआ था इसका भी 10% निकालेगा। यानी 1,000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपया। तो वो 100 रुपया आपको बैंक और देगा। तो ये किस कंडीशन में देगा, जब वो बोलेगा कि मैं आपको ब्याज सीआई पे ले रहा हूं। अगर एसआई पर लेगा तो नहीं देगा, लेकिन सीआई पे देगा तो आपको 100 रुपए का अमाउंट और देगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि आपका जो टोटल ब्याज बना यहाँ पे वो कितना बना, 2,100 रुपया। यानी आप कह सकते हो कि 2,100 रुपए का ब्याज यहाँ पे बना। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो 10,000 रुपया ये और 2,100 रुपया ये, आप कह सकते हो कि 12,100 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। हाँ या ना, बोलो। तो अगर वही पैसा अगर आप एसआई पे दोगे, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपका अमाउंट 12,000 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा आपका 12,100 रुपया आएगा। तो डिफरेंस कितने का आया, 100 रुपए का डिफरेंस आया। और वो डिफरेंस कहां से आया, तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था, मतलब फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था उसका 10% बढ़ गया। और कुछ नहीं होता है, यही एसआई और यही सीआई होता है। बेसिक डिफरेंस आपका यहीं पे है। अब बोलो कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज निकालना हो, आपको बिना फॉर्मूले का अगर मैं कह दूं निकालो तो ऐसे निकाल सकते हो। हमने आपको अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला नहीं बताया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं। सिंपल आपने प्रैक्टिकली आपने कैलकुलेट करके देखा कि कैसे निकालते हैं। हर चीज के फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल चीजें आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, बाकी फॉर्मूला रट के तो कोई भी कर लेगा, वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका चैप्टर भी अलग अलग है, एसआई और सीआई, एक नया चैप्टर भी आप लोग को पूरा पढ़ना है, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मुझे जो जरूरत है वो बातें आपके दिमाग में डाल रहा हूं। तो बोलो, इतनी बातें समझ आई, इस पूरे को इरेज कर सकता हूं मैं? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्लियर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, जो एक साथ क्लियर हो जाए, पता नहीं, ऐसे मिटाने में तो बहुत टाइम लगेगा। चलो मिट गया। अब बात करते हैं आगे। देखो, अब आगे हमें क्या समझना है तो वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसको बोलते हैं PRT अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना। ये फॉर्मूला अभी से याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। लेकिन जब हम सीआई कैलकुलेट करते हैं, सीआई नहीं, सीआई के केस में हम अमाउंट की बात करते हैं। मिश्रधन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिश्रधन का फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा सब लोग, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये सब आप लोग पढ़े हो, ये एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला अप्लाई होता है इन केस ऑफ सीआई। किस केस में अप्लाई होता है, सीआई। जब भी आपको अगर सीआई का कोई क्वेश्चन है तो सीआई में अगर आप ब्याज ना निकालो, आप सीधे मिश्रधन निकालोगे, तो सीधे मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। जहां पे आपको पता है कि P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब होता है टाइम, कितने साल के लिए आपने पैसा जमा किया है। तो ये दोनों बातें आप लोग को पहले से पता है, जो आप कल से मैं बोल रहा हूं परसों से की पढ़ो, तो पढ़े होगे जरूर, पढ़े होगे आप लोग इस चीज को जरूर। तो इस चीज को भी माइंड में रखो। अभी इस पे भी मैं आऊंगा, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, एक एक करके हम लोग सारी चीजें जानते हैं और सीखते हैं। अब देखो कि मैं आपको आगे क्या समझा रहा हूं, उसको समझना।
जो अभी आपने ब्याज निकाला था, ठीक है, अभी आपने ब्याज निकाला था, सीआई निकाला था, तो सीआई से आपका मिश्रधन कितना आया था? 12,100 रुपया आया था। 100 बोलो, रुपये। जो क्वेश्चन मैंने लिया था, 12,100 रुपये, यस सर। जिस क्वेश्चन में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, रुको एक सेकंड, एक क्वेश्चन में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 लिया था। आप समझो, एक आपको अब दूसरे तरीका और सिखाता हूं। और आपने क्या लिया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था? 10%। और आपने समय कितना लिया था? 2 ईयर, 2 इयर्स की बात किया था। तो आपने प्रैक्टिकली आपने देखा था कि हमारा जो मिश्रधन आया था वो 12,100 रुपए आया था। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये प्रॉब्लम आपको सीआई से लगाना हो, किससे लगाना हो? सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर जाना हो, तो आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये बताया अभी आपको फॉर्मूला। और अगर जिस बच्चे को नहीं पता है ये याद जरूर कर लेगा कि सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आपको मिश्रधन निकालना होता है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। अब देखो कि यही सेम क्वेश्चन अगर हम इस फॉर्मूला से लगाते हैं तो 12,100 रुपया आता है कि नहीं? कैलकुलेशन सीखो कैसे करते हैं। तो आप अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? पी की जगह कितना रखोगे? बोलते जाओ भाई। 10,000 रुपये। ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस और आर की वैल्यू कितना रखोगे? 10। 10%। और आपको पता है कि ये 100 कहां से आया है? ये 100 जब इस परसेंट को हटाओगे यहां से तो नीचे क्या आएगा? 100। तो वो 100 डायरेक्ट लिख दिया गया है। आपको केवल 10 पुट कर देना है और 100 ऑलरेडी आ गया है। और समय को कितने बार रखोगे? 2, क्योंकि समय आपका 2 साल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका 10,000 और इनटू, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 एकम 10 प्लस 11 बटे 10 होगा। और ये कितनी बार आएगा? तो पावर में 2 है तो 11 बटे 10 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अगर पावर में 3 होता तो 11 बटे 10 को हम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि 1 0 1 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 100 और यहाँ पे बचेगा 11 गुणे 11। तो आप बताओ कि 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। और अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो पैसा बना वो 12,100 रुपया बना। यस सर। और हमने जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया था, चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट निकाला था, तो वो अमाउंट भी 12,100 रुपया आया था। तो आप कह सकते हो कि अब तक आपके पास 2 साल का या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मिश्रधन निकालना हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब तक आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा आपका प्रैक्टिकल मेथड। यस और नो? ठीक है। Yes, अब देखो, आपको एक और तरीका मैं बताता हूं कि इसी प्रॉब्लम को कैसे अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बेस्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं और उसी से आगे की बात को अब हम समझेंगे। ये सीखने के जस्ट बाद हम आने वाले हैं कि अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फॉर्मूला मिटा रहा हूं, क्वेश्चन लिखे रहने दो। उसी क्वेश्चन को अभी हम लोग एक तरीके से और सीखेंगे। देखो, अब आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो कैसे लगाते हैं। आप जरा ये बताओ कि इस 10% को, सॉरी, इस 10% को, जो ये आपका 10% है, इसको आप 10/100 लिख सकते हो। यस सर। परसेंट जी हटा दो, सर। 10/100। और जब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 1/10 होगा। 1/10। यस जी सर। सर। 1/10। अब बात को समझना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो 10 रुपया है ये आपका प्रिंसिपल है और ये जो है आपका ब्याज है, यानी कि आप कह सकते हो कि ब्याज लिख देता हूं, ब्याज इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट। ब्याज। यस सर। मतलब यहां से एक बात पता लगता है कि अगर हम बैंक में 10 रुपए जमा करेंगे तो 1 साल बाद हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा। आप वैसे भी सोच लो कि 10 रुपए का 10% 1 रुपया होगा कि नहीं? यस सर, होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो कि अगर मैं 10 रुपया बैंक में जमा करता हूं तो मुझे ब्याज 1 रुपए का मिलेगा,
तो मिश्र धन 11 रुपया मिलेगा, यानी कि इधर प्रिंसिपल है और इधर हमारा मिश्र धन है। बोलो, एक रुपए का ब्याज अगर है तो हम कह सकते हैं ना कि 10 रुपया जमा किया था, 1 रुपए का ब्याज अगर उसमें प्लस कर दिया जाए तो हमारा जो मिश्र धन है वो 11 रुपए हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो ये लाइन लिख लोगे यहां से, और उसके बाद समय अगर 2 साल कह रहा है तो इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ। अगर समय 3 साल कहता तो क्या करते, पावर में 3। अगर 4 साल कहेगा तो पावर में 4। 4। बातें आ रही हैं समझ? ठीक है, जी सर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। यहां से आपको एक कंक्लूजन मिल गया कि अगर हमारा बैंक में 100 रुपया जमा होगा तो ठीक 2 साल बाद हमें कितना मिलेगा? 121 रुपया। 2 साल, क्योंकि आपने स्क्वायर कर लिया है। तो अब हम ये कंपेयर करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है और हमने निकाला तो कितने पे आया? 100 रुपया पे आया। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो इस दोनों को बराबर करना है। अब बताओ कि 100 में किस नंबर से गुणा करे कि 10,000 बन जाए? तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दे 100। तो ये 10,000 बन जाएगा। अगर आपने इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो आपको इधर भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप आंसर पे पहुंच चुके हो 12,100 रुपया। बात आई समझ? ये लास्ट वाली Yes, लाइन समझाइए सर। कौन सर सा एक बार लाइन? फिर से लास्ट, ये जो 00 इधर का है। ये लास्ट वाली लाइन समझाइए। अभी बहुत कुछ समझना है आप लोग को, आज समझने में हाँ ही टाइम सर। निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बोलो। 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121। ठीक जी है, सर। अब देखो, प्रिंसिपल आपका अगर 100 रुपया होगा तो मिश्रधन आपका कितना होगा? 121 रुपया। 121। क्वेश्चन को देखो और देखो कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। अब 100 रुपया को 10,000 बनाना है तो किस नंबर से गुणा करे कि 100 में किससे गुणा करे कि 10,000 बन जाए? आप ही बताओ। 100 में किससे गुणा करे कि वो 10,000 बन जाए? 100 से गुणा करें। अब बताओ कि अगर मैं इधर 100 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। जी सर। अब जब आप किसी इक्वेशन में इधर गुणा किए हो 100 से तो आपको 100 का गुणा उधर भी करना पड़ेगा। तो जब इधर भी 100 का गुणा करोगे तो 2 जीरो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। इसको बराबर बनाना है बस, और कुछ करना नहीं। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 10,000 था, तो हमें ये सोचना है कि किससे गुणा या भाग, दो ही चीज करना है, या तो गुणा करो या तो भाग करो। इस दोनों को बराबर बनाओ आप चाहे जैसे। अगर आप इधर गुणा करोगे और इसके बराबर आ गया तो जिस नंबर से इधर गुणा करोगे उसी नंबर से इधर गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और अगर आप इधर भाग करते हो तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि इसके बराबर लाने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा। अगर कभी गुणा करके बनेगा तो गुणा करेंगे, कभी भाग करके बनेगा तो भाग करेंगे। जो काम इधर करेंगे इसको बराबर करने के लिए वही काम इधर भी कर देंगे, हमारा अमाउंट मिल जाएगा। तो इधर हमारा आंसर कितना आ गया? 12,100 रुपए। अब बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं। नो अभी भी सर। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगर ये बात नहीं समझोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कहो तो मैं इसको मिटाऊं और आते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे। आपको मैंने इस सवाल को लगाने के 3 तरीके बता दिए, प्रैक्टिकल मेथड, फॉर्मूला मेथड और ये रेशियो मेथड। अब 3 में से सबसे बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। जहां पे देखो रेशियो। सीखना तो सब है, सीखना तो सब है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से ही लगेगा, कुछ क्वेश्चन इससे लगेगा, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी सोच सकते हो। प्रैक्टिकल को अवॉइड कर दो, फॉर्मूला और प्लस ये याद रखो तो बातें अच्छे से समझ आएगी। आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं? जी सर। बोर तो नहीं हो रहा? नो नहीं सर। सर। क्या बात कर रहे हैं सर? समझ आ रहा है ना? जी सर। ठीक जी है, सर। समझ आना चाहिए भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का पढ़ने का मन नहीं करता है और वो जबरदस्ती पढ़ता है। तो मैंने पूछ लिया अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ बातें ही कर लेंगे, या पढ़ने का मन है तो पढ़ लेते हैं। बोलो, पढ़ने का मन है ना सबका? जी सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको भी नीचे ले आओ, ये भी आएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा अच्छा लग रहा है?
जी सजा रहे हैं सर जी। हैं? जी सर। बस यही कलर कलर बदलना है। चलो, बड़े पिंक के पीछे तुम लोग बहुत भागते हो हैं। नहीं सर, हम लोग रेड के पीछे हैं। पिंक के पीछे मत भागो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो। उसका भी उम्र आएगा, एज आएगा, वो भी कर लेना। हर चीज समय पे अच्छा लगता है। बिन मौसम बरसात हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। बात सही है कि नहीं? किच 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 सभी जगह। हाँ, तो बस वही वाली बात है। अगर आप किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करके सोचते समझते हो तो आपको अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके भी आंसर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो सही से तो बिन मौसम बरसात अगर अच्छा नहीं लगता तो बिन मौसम कोई काम, बिना एज का कोई काम करना भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई चीज करते हो और उसका अगर आपका समय आ गया, समय से करोगे तो अच्छा लगेगा। बिना समय का वो भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, हमारी आदत है बातें करने की। बातें करोगे तो 2 घंटा भी आपका निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पहले अपनी लाइफ बनानी है, फिर वो सब करना है, तो वो सब बनेगा पढ़ने से। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो आपकी इस समय वो है स्टडी। पढ़ाई। आपकी जॉब यही है कि आप पढ़ो। यस। आपकी जॉब पैसे कमाने का भी नहीं है, पढ़ने का है। ज्ञान पैसे कमाना। तो पैसे तो पूरा जीवन कमाना है, लेकिन पूरी लाइफ पढ़ना थोड़ी ना है। अभी आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आगे क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं, आते हैं परसेंटेज टॉपिक पे। अब देखो परसेंटेज टॉपिक में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि एक शहर है और उस शहर का कोई नाम दे देते हैं। शहर का नाम बताओ जो बढ़िया सा सिटी हो, सब जिसके जहाँ। नाम से आप, सब जहाँ। कौन सा? अरे, जयपुर। ये कोई सिटी है? जयपुर, अरे पिंक बहुत सिटी ऑफ बड़ा इंडिया। सिटी है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया जयपुर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जयपुर शहर की, इस ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको बंद करने दो भाई, यही ठीक था। जयपुर फिर से लिखना पड़ेगा भाई मेरे को। जयपुर। कितने लोग गए हो घूमने? हैं? कोई ऐसा सर हम स्टूडेंट है नहीं जो गए जयपुर हैं। घूमा हो? नो सर। नहीं, जरूर जाना अपने जीवन में। अकेले मत जाना, किसी के साथ आप जाना। गए थे सर? नहीं, अभी हमारे साथ कोई है ही नहीं, कोई होगा तो जरूर जाएंगे। अगर चलो, नहीं हुआ चलिए। कोई तो नहीं जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे। कुछ चीजें अधूरी रह जानी भी तो जरूरी है। हर इंसान की हर जाएंगे ख्वाहिश जरूर। पूरी, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर जीने का मजा नहीं आएगा। कुछ ये ख्वाहिश बात तो अधूरी भी सही है। रहनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो, वैसे जयपुर घूमना किसी इंसान का ख्वाहिश नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। घूमना फिरना क्या है? देखो, अब बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे कि जयपुर एक शहर है और इस शहर की हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, आबादी। तो आप बताओ कि मैं क्या मान लूं कि जयपुर शहर की आबादी कितनी है? कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल आप एग्जांपल ले सकते हो। बोलो क्या लो, कितना मान लो? 10,000, 50,000। 20,000, 50,000, 1 लाख, कितना मान लो? 50,000। 50,000। चलो, जो बात बच्चा पहले बोल देता है वो सही है। अब दिलसाद ने बोल दिया पहले कि चलो 50,000 मान लो, मान लिया। मान लो कि जयपुर एक शहर है जिसकी आबादी इस साल 50,000 है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसकी आबादी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। देखो, आबादी के केस में क्या होता है कि आबादी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे कोरोना जैसे बीमारी अगर आ जाए तो वो 1 साल में आबादी को घटा देगा, घटा देगा ना। जी सर। फिक्स तो नहीं है ना कि हाँ फिक्स नहीं है सर कि बता दें। जयपुर शहर की आबादी अगर आज 50,000 है तो 1 साल बाद भी 50,000 होगा। वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात और समझना कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे, फिक्स डिपॉजिट खरीदोगे, तो वहां आपका पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। बोलो। जी यस सर। सर जी सर। बढ़ेगा। बैंक आपका पैसा कभी बढ़ेगा। काट के नहीं देगा। बैंक का फंडा है कि आपका पैसा वो चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रहा है तो वो प्लस करके ही देगा, माइनस करके नहीं देगा। तो यहाँ पे समझो कि मैं यहाँ पे दोनों बातें कर रहा हूं। इन केस ऑफ पॉपुलेशन
की बात कर रहा हूं और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के केस में मैं दोनों बातें कर रहा हूं कि आबादी अगर अभी 50,000 है तो आफ्टर 1 ईयर उसकी आबादी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया कि उस शहर की जो आबादी है पहले साल 10% से बढ़ गया, या 20% से बढ़ा देता हूं, चलो मैंने ये बोला कि उस शहर की आबादी पहले साल 20% से बढ़ गया, तो अब बताओ मुझे कि एक साल बाद वहां की आबादी कितनी हो जाएगी? प्रैक्टिकली सोचो, बोलो। 160,000। हाँ, 50,000 का 20% निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 50,000 का 10,000 होगा। 10% 5,000 होता है, और 20% निकालोगे तो 5,000 का डबल 10,000। तो आप कह सकते हो कि 50,000 से वो आबादी कितनी हो जाएगी? 60,000। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? परसेंटेज तो निकालने आता ही होगा। 50,000 का Yes, sir. 10% 5,000 और 20% निकालेंगे तो 10,000, तो आबादी बढ़कर 60,000 हो गई। अब आगे समझो। अब मान लो कि मैं फिर एक साल बाद की बात कर रहा हूं, ये यहां से मैं कह रहा हूं कि आफ्टर 1 ईयर, फिर से आफ्टर 1 ईयर। अब देखो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां से फिर आगे अगर हमें एक साल और आगे बढ़ाना है इसको, ठीक है, यहां पे तो आबादी को मैं ऐसा कर सकता हूं क्वेश्चन में कि फिर से 20% बढ़ा दूं। जी सर। ऐसा कर सकता हूं। तो देखो अगर मैं Yes, फिर से sir. 20% बढ़ाऊंगा तो दोनों साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा। बात को सुनो केवल, कि अगर मैं पहले साल 20% बढ़ाया और अगर फिर से एक साल बाद मैं उसको फिर से 20% बढ़ा दूं, तो आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परसेंटेज का, वो दोनों साल 20-20 है, यानी कि बराबर रहा, चेंज नहीं हुआ। बोलो। Yes, sir. अब मैं ये कह दूं कि पहले साल 20% बढ़ा और दूसरे साल 10% से बढ़ गया, मतलब दूसरे साल में वो 20% ना होकर 10% से इंक्रीज कर गया, तो यहां पे क्या होगा कि दोनों साल इंक्रीमेंट तो हुआ लेकिन परसेंटेज दोनों अलग अलग था। एक बार 20% था और दूसरी बार 10% था। ऐसा भी पॉसिबल है, सारी बातें सीखो। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि पहले साल अगर मैंने 20% बढ़ाया है तो हो सकता है कि दूसरे साल उसकी आबादी 10% से कम हो जाए या 20% से कम हो जाए। ठीक है, तो आप बताओ कि दूसरे साल कम कर दूं कि बढ़ा दूं? कम कर देता हूं, दोनों बातें कम कर दीजिए। कितने परसेंट से कम कर दूं? 10% या 20%? 20 चलो कर अलग 20 कर करिए देता हूं, अलग कर दो, क्योंकि अलग करोगे तो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। मैंने क्या किया कि पहले साल उस जयपुर शहर की आबादी 50,000 था, 20% बढ़ाकर 60,000 कर दिया, और उसके बाद उस शहर की आबादी को 10% से कम कर दिया। तो अब बताओ कि अगर आप 60,000 कोई पॉपुलेशन है और उसको अगर आप 10% से कम कर दोगे तो वो 54,000। कितना हो जाएगा? तो 54,000 60,000 का 10% निकालोगे 6,000 आएगा, और इस बार 6,000 प्लस नहीं होगा, इस बार 6,000 माइनस हो जाएगा। तो यहां पे आपका रिजल्ट कितना आएगा? 54,000। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जो शुरुआत में था, है? और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R1 था, और ये अलग है तो इसको हम नाम दे देंगे R2। और ये जो फाइनल अमाउंट बन गया तो ये क्या है? हमारा मिश्रधन है। ठीक है, अब बात को समझना कि जब हमने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखा था चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अगर समझ जाओगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं अभी आपका जो फॉर्मूला लिखा था A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये फॉर्मूला लिखा था अभी मैं? जी जी सर। जब आपने यहाँ पे 2 साल लिखा था तो उस समय आपने ब्याज को ये मान लिया था कि दोनों साल का ब्याज बराबर है 10%। 10% जो मैंने माना था कि बैंक आपको फर्स्ट ईयर भी 10% देगा, यानी यहां भी 10% देगा और यहां भी उतना ही 10% देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो तो ये वाला फॉर्मूला आप कितने साल के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आर की बात कर रहा है। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन 3 साल पे है तो अगर तीनों साल का ब्याज का दर बराबर होगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो। आर की वैल्यू क्या रख दोगे? 10, और समय को 3 रख दोगे अगर 3 साल का है तो। लेकिन अगर 3 साल का ब्याज निकालना है और तीनों साल का ब्याज अलग अलग, मतलब ब्याज का जो दर है वो अलग अलग है, तो फिर इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। अब समझना मेरी बात। ये बताता हूं कि ये फॉर्मूला में प्लस क्यों आया। तो देखो, जब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते हो तो यहां पे हमेशा प्लस लगाते हो। वो इसलिए लगाते हो क्योंकि जब हम प्रिंसिपल अमाउंट एफडी में जमा करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है, घटता नहीं है। घटता
नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आपका पैसा कम होने लगे तो उस केस में इस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। माइनस। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ आया। जब आपका पैसा बढ़ेगा तो प्लस का साइन आएगा और जब घटेगा तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अगर मान लो कि मैं कहता कि आपने एसबीआई बैंक में 10,000 रुपया जमा किया और वो आपको ब्याज का जो दर दे रहा है वो 10% का दे रहा है, लेकिन वो आपके पैसे को बढ़ाकर नहीं 10% से कम कर रहा है और 2 साल के लिए आपने जमा कर दिया। ऐसा होता नहीं है, बस समझा रहा हूं। तो 10% से अगर वो 2 साल कम कर दे तो आप इस प्लस की जगह माइनस रख दोगे और 10% और 2 रखकर हल करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल से कम हो जाएगा। माइनस रख के हल करोगे तो 10% से 2 साल का आपका पैसा घटा देगा और प्लस करके करोगे तो आपका 2 साल से वो पैसा बढ़ा देगा। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला, ये पढ़ा आपने कि ये फॉर्मूला हमारा तभी काम करेगा जब हर साल का ब्याज का दर क्या हो? सेम हो। अगर ब्याज की दर हर साल बदल रहा है, कभी प्लस है कभी माइनस है फिर प्लस हो गया, ऐसे अगर चलेगा तो ये फॉर्मूला उस पर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो मैं बता दूं कि उस तरह से फिर फॉर्मूला बनेगा कैसे, इस चीज को समझो। ये मिटा रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोल दो भाई। नहीं सर। डाउट जो है अभी क्लियर कर लो, फिर बाद में फिर पूछोगे तो मुझे आएगा गुस्सा। जो इंसान इतना मेहनत करके तुम्हें सारी बातें समझाए उसको गुस्सा करने का भी हक है और तुम हक दोगे। चलो भाई समझते हैं बात को। हाथी से लिख देंगे सबसे बढ़िया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? R1। चलो देखो, अब मान लो कि आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है? प्रिंसिपल इनटू, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं और उससे आपको पूरी बातें समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि R1 और R2 दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरी चीज एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो क्या करोगे? 1 प्लस, प्लस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और R1 अपॉन 100 कर दो। फॉर्मूला वही है, बस 1 प्लस R1 अपॉन 100। और 20% के हिसाब से कितने साल बढ़ रहा है? तो सिर्फ 1 साल। तो पावर में 1 आएगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। 1 का तो कोई मतलब नहीं है। बोलो, 1 का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए पावर में 1 नहीं लिखोगे। ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करोगे कि अभी इस पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अभी एक स्टेप और है। तो जब अगले साल की हम बात करेंगे तो उस बार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, लेकिन इस बार माइनस में है, कम हो रहा है, तो एक और ब्रैकेट लिखोगे इसके साथ गुणा में और 1, और यहाँ प्लस लिखोगे कि माइनस? माइनस। माइनस सर। और क्या हो जाएगा? R2 अपॉन 100। तो ये 2 साल का फॉर्मूला आपका इस सवाल के लिए बन गया। अब मान लो कि इसको और आगे बढ़ा देता है 1 साल, और आगे मैं ये कह देता कि 5% से बढ़ गया, तो मैं क्या करता? एक ब्रैकेट और लाता, और अगर वृद्धि है तो 1 प्लस और R3% जो भी होगा तो R3 अपॉन 100, और ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये चीजें और आगे जा रहा है तो 3 साल के लिए होगा तो 3 ब्रैकेट आएगा, 4 साल के लिए होगा तो 4 ब्रैकेट आएगा। बातें यार ये समझ? तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा? वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो अलग अलग R1 R2 लिखकर और इससे सॉल्व कर दोगे। और अगर सोचो कि ये भी प्लस होता और ये भी R1 होता, ये भी R1 होता, तो ये सेम नंबर बनाता कि नहीं दोनों? और जब सेम नंबर बनाता तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर। तो वही बात है, उसका स्क्वायर लिख दिया, क्यूब लिख दिया, तब लिख दिया जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, प्लस माइनस है, तो उसको अलग अलग कर दो। स्क्वायर का मतलब है कि वो फैक्टर 2 बार आया था, सेम फैक्टर 2 बार आया था। और सेम फैक्टर 2 बार क्यों आया था? क्योंकि रेट भी सेम था और दोनों वृद्धि था, इसलिए सेम आया था। इस बार वृद्धि और कमी का डिफरेंस है और परसेंटेज का भी डिफरेंस है, तो दोनों फैक्टर को हम लोग अलग अलग गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी हमारी। तो आप सारी बातें समझ पाए? मुझे तो लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। बोलो, बोल दो भाई। यस सर। जी सर, समझ आ कर गया। लोगे ना अब? जी सर। हाँ सर। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, जयपुर सिटी वाला एग्जांपल जो मैंने लिया। अब इस जयपुर सिटी के एग्जांपल से हम लोगों ने ये बात तो समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको अभी याद होगा कि मैंने आपको एक बेस्ट मेथड के नाम से एक कॉन्सेप्ट समझाया था, रेशियो का, याद है? जी सर। जी सर। अब मान लो कि इस सवाल पर
वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो रेशियो का मैंने आपको अभी समझाया था, जिसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपने देखो शुरुआत में जो 50,000 से 60,000 किया, 60,000 से 54,000 किया, तो ये प्रैक्टिकल मेथड था, प्रैक्टिकली आपने उसको घटाया बढ़ाया। और उसके बाद अभी फॉर्मूला जो मैंने बताया उससे देखो सवाल को इसको लगा के दिखा देता हूं कि इसको अगर अमाउंट निकालोगे तो पी कितना लोगे? 50,000। 50,000। और 1 प्लस में क्या लिखोगे? 20/100। 20। R1 की Yes, वैल्यू sir, 20 है 20%। और बटे में 100, और ये 1 साल का है तो इसके पावर में 1 रहेगा। लेकिन One, फिर इसके yes, बाद 10% से कम करना है तो इनटू में 1 माइनस 10/100 लिख दोगे। जी सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए ना 54,000, तब तो हम मानेंगे कि Yes, जो sir। बातें मैंने बताया वो सही है। तो देखो तो ये हो गया आपका 50,000 और इनटू ये 20/100 होगा, तो जी सर। 5,000 और ये कितना आएगा? 6/5। 5 एकम 5 प्लस 1 6/5, और जी। इनटू में जी सर। ये 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये 10 एकम 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9/10। 9/10। ठीक है, 1 0 से 1 0 1 0। कट जाएगा, जी सर। और ये देखो 5 से कटेगा ये 5 से। 500 तो 100 बार में कटेगा, ये 5,000 बार लिख में। दिया मैंने, सॉरी यहाँ 50,000 होगा ना, 50,000 होगा, जी एक जीरो सर। और आएगा तो यहाँ पे 1,000 आएगा ना, 1 0 और बढ़ेगा तो समझ पा रहे जी हो? सर। 1 0 कट जाएगा, 5,000 बचेगा, 5,000 को 5 से डिवाइड करोगे 1,000 आएगा। तो ये देखो 9 छके 54, 54। 54, और 54 में जी अगर सर। आप 1,000 से गुणा करोगे तो 3 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देखो कि इस मेथड से जो आपका आंसर 54,000 आ रहा था प्रैक्टिकली, वो इससे भी आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो बातें बिल्कुल सही बताया मैंने, है ना? अब Yes. एक तरीका आपको और सिखाया था जिसका नाम मैंने दिया था बेस्ट मेथड। तो अब हम लोग ये Yes, sir। सीखते हैं कि क्या परसेंटेज अमाउंट अलग अलग होगा, परसेंट R1 R2 अलग होगा, प्लस माइनस होगा, तो उसको हम लोग उस मेथड से भी लगा सकते हैं कि नहीं, वो भी सिखाता हूं। और वो सीख जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और देन हम लोग अपने क्वेश्चन पे रिटर्न आ जाएंगे। क्वेश्चन फिर हम लोग कर सकते हैं। तो देखो वो वाला जब मैंने आपको मेथड बताया तो मैंने कहा था कि आप एक काम करोगे, और वो काम क्या है? वो ये है कि इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे। फ्रैक्शन में बदलवाया था ना, 10% को 1/10 लिखवाया था। यस तो इस सर। 20% का जब आप फ्रैक्शन 1/5 बनाओगे तो 1/2 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, 1/5 यस आएगा सर। दोस्त। 1/5 आएगा। और इस 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो 1/10। 10। तो दोनों को एक बना लो बार। अलग अलग, दोनों का फ्रैक्शन अलग अलग बना लो। अब देखो ये कह रहा है कि अगर हमारा प्रिंसिपल 5 रुपया होगा तो हमारा मिश्रधन 6 रुपया बन जाएगा। ये समझ पा रहे हो? जी सर। अगर प्रिंसिपल 5 होगा तो 1 का ब्याज जुड़ेगा तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 6 रुपए। 6 रुपया। ठीक है, यहां पे बताओ कि अगर हमारा प्रिंसिपल 10 रुपया हुआ तो मिश्रधन कितना बनेगा? 9 हो जाएगा 9 सर। रुपया। 9 हो जाएगा। 9 रुपए क्यों हो 9 जाएगा होगा? सर। क्योंकि ये वृद्धि था घट तो ये जाएगा। प्लस हुआ था, और ये और कमी इसमें है तो कमी। ये माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, जी ये सर। कॉन्सेप्ट भी क्लियर कि प्लस माइनस में करना क्या है। सब कुछ क्लियर होते जा रहा है आराम से। अब देखो कि मैंने पिछले सवाल में कहा था कि एक ही परसेंटेज था, उसको लिख के पावर में 2 कर दो। पावर में 2 करने का मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 बार गुणा कर दिया, 5 × 5। जी लेकिन सर। अगर ये 1 साल का है और ये भी 1 साल का है और दोनों अलग अलग है, तो इसको पावर में 2 और 3 नहीं करेंगे, इसको 5 को 10 से गुणा कर देंगे और इधर 9 को 6 से गुणा कर देंगे। तो फाइनली क्या बनेगा? 10 × 5 = 50, और इधर क्या बनेगा? 54। तो बस आपने दोनों साल का फाइनली निकाल लिया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है, और यहाँ पे जो आया है वो कितना आया है? 50 आया है। तो हमें 50। इस 50 को इसके बराबर करना पड़ेगा। अब तुम खुद ही बताओ कि 50 में 1000। किस नंबर से गुणा करे कि वो 50,000 बन जाए। तो आप देखो कि इसमें और इसमें 1000 फर्क से सर। इसमें और इसमें फर्क कितना ही है? 3 जीरो का। तो इसमें अगर हम जी 3 सर। जीरो बढ़ा देते हैं तो ये 50,000 बन जाएगा। तो अगर आपने इधर 3 जीरो बढ़ाया है तो 3 जीरो आपको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने होगा 54,000। मजा आ गया होगा आपको पढ़कर। यस सर।
तो मैं बता रहा हूं कि आपने 3 तरीके से सब कुछ समझ लिया, SI CI सब समझ लिया, और आपने ये भी समझ लिया कि अगर पॉपुलेशन को बढ़ाना है घटाना है तो कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो ना हो, और इस तरीके से हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ये रेशियो मेथड से भी हम लोग सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने सिखा दिया। अब हम लोग का टर्न है कि अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, तो सीखना जरूरी है। एक बार जब आप सीख जाते हो अच्छे से तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने स्लाइड तो बनाए हैं क्वेश्चन के, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को निकलना है। आपका टाइम लग गया आज बहुत ज्यादा समझाने में मेरे को, क्योंकि बातें बहुत आराम आराम से अच्छे से आपने समझा है। और इतना अगर आप सीख गए हो तब आपके लिए क्वेश्चन बड़ी चीज नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा थक भी मैं गया इतना बोलते बोलते। समझ आया कि नहीं पहले रिस्पॉन्स तो आपको सब कुछ समझ आया? हाँ सर है। जी तो आप सर। क्या काम करोगे कि इसका नोट्स बनाओगे। जितनी बातें मैंने जी आपको सर। समझाया, एक तो बैंक में आपका पैसा भी जमा करवा दिया मैंने 10,000, उस पे जो ब्याज आएगा वो सारे मैं ब्याज तो हमें दे 50,000 देना। तुम जमा कराए थे ना। 10,000 जमा कराया था बैंक अच्छा में, हाँ 10,000 जमा बैंक में कराया 10। था। हाँ सर और यस जयपुर सर। जयपुर भी शहर सर आपको जयपुर शहर भी मैंने घुमा दिया। जनसंख्या ओके, बढ़ा दिए यस थे सर। सर। नहीं सर घुमाए नहीं, कहो तो मैं जनसंख्या तुमको बढ़ाए थे। जयपुर शहर दिखाऊं, इस कंप्यूटर पे तुम जयपुर शहर भी देख सकते हो। लॉगिन करूंगा भी गूगल से, तुमको जयपुर पूरा सिटी दिखा सकता हूँ। लेकिन छोड़ो, टाइम को ध्यान में जाने रखना है। दीजिए सर। तुम लोग के पास गूगल है, तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो जी सर। बात कर लेंगे क्लास, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। घबराओ नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ना ऐसे है कि एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और चीजें एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए ये मैटर करता है। आप 10 बार पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो सब कुछ, 10 बार पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं है। एक ही बार पढ़ो लेकिन आराम से पढ़ो। और यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है हम लोग के पास टाइम का, तुम्हारे पास भी टाइम की दिक्कत नहीं है ना। आराम से पढ़ो, समझो। और ये सब चैप्टर इसलिए मैं समझा रहा हूँ आराम से, क्योंकि यही सब चैप्टर तो एग्जाम में आते हैं, और यही सब चैप्टर में तो आपको प्रॉब्लम भी है। तो ऐसे ही समझाऊंगा, सारे चैप्टर ऐसे ही समझाऊंगा, और हम लोग अच्छे से सीखेंगे। भाई थोड़ा मेहनत लगता है, कोई टीचर इतना नहीं समझाना चाहता है, बच्चे को शॉर्टकट में मारना चाहता है, लेकिन क्या करें, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आपको बात नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो पूछना भाई, हम आपको एक क्लास अलग से देंगे फ्राइडे की क्लास। अच्छा कल फ्राइडे है, तो कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करें या फिर डाउट क्लास रख दे। डाउट भी आप लोग का जरूरी है, मेरे को ध्यान में रहता है। अच्छा नहीं लगता है कि मैं थक जाता हूँ, डाउट नहीं बता पाता हूँ। तो कल की क्लास में हम लोग डाउट रखें या इसके क्वेश्चंस को करें, आप जो कहो वही करना है मेरे को। सर इसी के क्वेश्चन को पहले बता दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग के डाउट्स का क्या होगा फिर, जो आप लोग के डाउट्स आते हैं। फ्राइडे को सर। सर ठीक है, तो ये दो देखो मैं लिख रहा हूँ डाउट्स आप जिस दिन कह दोगे, फ्राइडे मंडे मत देखा करो, किसी भी एक दिन आपका मर्जी, आप बोल देना कि सर आज डाउट क्लास ले लीजिए, उस दिन मैं डाउट ले लूंगा। और अगर आपका मन है कि कल हम लोग इसको पढ़ें, इस टाइप 2 को खत्म करें, तो इस पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद इस टाइप 2 को खत्म करके हम लोग मूव करेंगे टाइप 3 पर। परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, 50-60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास में, और प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूंगा मैं, इस पे देना है मुझे, इस पे आप लोग लगाओ। ठीक है, तो चलो आप लोग एंजॉय करो और खाना पीना खा लो। खाने का टाइम हो गया होगा या आपका सोने का टाइम हो गया। सबसे अच्छी बात है कि जो 1.5 से 2.5 का टाइम मैंने बता दीजिए, 1.5 से 2.5 का जो टाइम है आपका सोने का टाइम मैंने ले लिया। आपका टाइम मतलब एक्स्ट्रा मैं नहीं ले रहा हूँ। इस टाइम पे आप सोकर टाइम खराब करते हो, कुछ लोग हैं जो इसके पहले सो जाते हैं ना। ठीक है, तो जिसको जो करना है करे अपनी लाइफ में, वो फ्री है, उसकी लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। मेरा कोई हक नहीं है किसी के लाइफ में कुछ इंटरफेयर करने का, जिसका हक है उसको तुम दे रखे होगे। तो चलो आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।